नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कोरोना की। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार और प्रशासन एक तरफ जहां तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में व्यवस्थाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में हो रही देरी से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में आज का सवाल यह कि कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग में हो रही देरी से मध्य प्रदेश में खतरा तो नहीं बढ़ रहा। सवाल यह भी कि ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 159 से अधिक ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां अब तक ओमिक्रॉन के मरीज सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उससे सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में रविवार यानी 19 दिसंबर को 20 नए केस मिले, जिसमें सबसे ज्यादा भोपाल में 8, इंदौर में 7 और सागर में 5 केस मिले। चिंता की बात यह है कि सागर में मिले सभी मरीज नर्मदा परिक्रमा कर घर वापस लौटे थे। सागर में 18 दिसंबर को 35 साल के एक मरीज की मौत भी हो गई थी। इससे पहले 21 नवंबर को इंदौर में एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी। ये बात सच है कि नया वेरिएंट आने के बाद जो नाइजीरियन वेरिएंट है उसके बाद कुछ केसेस मिल रहे हैं, पर मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछली दोनों वेव्स में भी और अभी आने वाली अगर इस प्रकार की कोई संभावनाएं जो दिख रही हैं उसको लेकर भी मध्य प्रदेश की सरकार तत्पर है, तैयार है। जो मशीनी हम लोग को उपलब्धता चाहिए थी वो आज हमारे पास में है। जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता हो, मेडिकल किट्स की उपलब्धता हो या फिर ऑक्सीजन प्लांट्स की उपलब्धता हो, मध्य प्रदेश इन सबके साथ तैयार है। भोपाल में यूके से लौटी 19 साल की एक छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले यूएस से लौटी एक अन्य छात्रा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही शहर में विदेश से लौटे अब तक 6 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। चिंता की बात यह है कि अब तक प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल में से एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन के 20 से ज़्यादा संक्रमित आ गए, कुल मिला के 524 संक्रमित हैं मध्य प्रदेश में। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लगातार सरकार घोषणा करती रही कि भोपाल और इंदौर में इसकी लैब डालेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ वो। इसलिए दिल्ली या बाहर से कराना पड़ता है, जिसकी वजह से ये टेस्ट लेट होता है और इसी बीच संक्रमण बढ़ जाता है। ये सरकार की लापरवाही है। बहरहाल सरकार और प्रशासन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर ध्यान दे रही है। दवाइयों की भी खरीदारी शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ जानकारों की माने तो सरकार की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना होगा, वरना सरकार की तमाम तैयारियों के बाद भी हम कोरोना को नहीं हरा पाएंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो सूरत हाल यह है, अभी तक हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट का एक भी केस नहीं है, लेकिन ये पता कैसे लगेगा? ये पता तो तब चलेगा जब रिपोर्ट आएंगी। रिपोर्ट ही नहीं आ रही है और ये कितनी बड़ी चिंता है। इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अमनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राहुल अग्रवाल जी आपसे ही कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस वायरस है। देश में कहाँ इंतजार हो रहा था कि अभी तक केस नहीं है, लेकिन कर्नाटका में 2 केस आए और आज संख्या 150 को पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश का हाल ये है अभी यहाँ पर कि हम लगातार सैंपल भेज रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रही है। तो अगर रिपोर्ट नहीं आई है तो क्या ये मानना कि यहाँ पर केस नहीं है ये सही है? और तैयारी सरकार को फिर किस हिसाब से करनी चाहिए? क्योंकि जब नीति आयोग की तरफ से कह दिया जाए कि 14 लाख तक केस आ सकते हैं, अगर ब्रिटेन की तुलना हम करें, तो फिर लोग डरते हैं सर। देखिए, ये तो है कि पॉजिटिव आए हैं तभी उनके जो डेटा गया है, जो सैंपल्स गए हैं, वो उसका वेरिएंट ढूंढने के लिए गए हैं कि ये कौन सा वेरिएंट ओमिक्रॉन है कि नहीं है।
एक्सपेक्टेड टू बी ओमिक्रॉन ही निकलेगा। बट ये कह पाना कि अभी क्योंकि जितनी भी न्यूज अभी तक आई हैं उनसे यही पता चला है कि ये इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो आपकी पीक जल्दी आएगी, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आएंगे। जो अभी लेटेस्ट न्यूज में आ रहा था कि 161 केसेस ओमिक्रॉन के इंडिया में कंफर्म हो चुके हैं अलग अलग स्टेट में टोटल। तो वो 161 से कितनी तेज बढ़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे दूसरी कंट्रीज में देखा गया उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो हम पहले से के मुकाबले ये देख सकते हैं कि ये सोच सकते हैं कि इनके नंबर ऑफ केसेस ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज में अभी देखा गया है कि उसका हेल्थ बर्डन, डेथ्स उतनी ज्यादा नहीं हो रही है, कि ये वेरिएंट उतना ज्यादा सीवियर नहीं है। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है लेकिन डेथ्स नहीं हो रही उतनी, तो शायद ये वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है। हाँ, इन्फेक्टिव ज्यादा है लेकिन मॉर्टेलिटी शायद कम है। लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि ये ट्रैवल करके आ रहा है, तो ये म्यूटेशंस होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां का म्यूटेशन हुआ तो और आगे म्यूटेशन नहीं हो सकता। तो हम ये सोच के सेफ होके नहीं होगा वैक्सीनेशन। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। सनवर पटेल जी से एक सवाल ले लेता हूं तब तक। सनवर पटेल जी, हम क्या ये मानकर चल रहे हैं कि हमें तैयारी ओमिक्रॉन को लेकर ही करनी है? क्योंकि अब ये कह देना कि मध्य प्रदेश में केस नहीं मिल रहे हैं, ये सर हम गुड़ी गुड़ी खेल रहे हैं, जबकि हमें ये पता है कि जो हम सैंपल भेज रहे हैं उनकी रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक, और बच पाना बड़ा मुश्किल है कि मध्य प्रदेश में केस नहीं होंगे। सनवर पटेल जी सवाल किया जी, आपसे ही सवाल था सर। सवाल यही था कि अब क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हमें इस वेरिएंट के खिलाफ लड़ना है, चाहे रिपोर्ट बाद में भी आ जाए, क्योंकि रिपोर्ट का इंतजार करेंगे तो शायद बहुत देर ना हो जाए फिर। चलो केंद्र जी, ये बड़ी घातक इसका वेरिएंट है और ये डेल्टा से भी 3 गुना अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, और मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरह फिक्रमंद है, पूरी तरह संवेदनशील है। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे जो डेल्टा वेरिएंट के दौरान 180 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए थे, उन सबको एक साथ मॉक ड्रिल के माध्यम से चेक करने का काम किया। उसमें से 164 प्लांट एट ए टाइम मॉक ड्रिल के समय स्टार्ट हुए। मध्य प्रदेश की सरकार दवाइयों से लेकर जो आपने कहा जीनोम स्कैनिंग उसको लेकर पूरी तरह सचेत है। मध्य प्रदेश में 3 मशीनें ऑर्डर कर दी गई है। मध्य प्रदेश में ही यह जीनोम स्कैनिंग जो है वो जल्दी शुरू होने वाली है। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। यह बीमारी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पटेल जी, क्या स्टेटस है सर? जो पुणे और दिल्ली सैंपल भेजे जा रहे हैं, क्यों रिपोर्ट नहीं आ रही है मध्य प्रदेश की? नहीं, उसकी रिपोर्ट भी मध्य प्रदेश में आ रही है। और दूसरा, कितनी रिपोर्ट आ गई है सर अब तक? क्योंकि जो डेटा हमें पता चला है सर, पता चला है कि अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई है। 20-20, 25-25 दिन की वेटिंग है। देखिए, मध्य प्रदेश में खुद यहाँ पर वो मशीनें लग रही है जहां पर हम ये टेस्ट कर पाएंगे, और मध्य प्रदेश में रिपोर्टें भी आ रही है। अभी आपने मुझसे आंकड़ा पूछा, मैं आपको आंकड़ा भी उपलब्ध करा दूंगा थोड़ी देर में, अभी करा दूंगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत यही है बुंदेला जी की, फिर से वही बात की अब जिस चीज की जरूरत पड़ रही है उसके पीछे भाग रहे हैं। पहले की तैयारियों को लेकर आपको लगता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए थी तो बेहतर रहती? कुछ चीजें सरकार कर रही है, ऑक्सीजन को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है इस बार, उसके ड्राई रन दोबारा करने की बात भी कही गई है। दवाइयों को लेकर सरकार ने कुछ टैक्सेस भी कम किए, लेकिन जो खासकर जीनोम सीक्वेंसिंग का मामला था उसको लेकर और बेहतर तैयारियां हो सकती थी। भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और न्यूज स्टेट चैनल का धन्यवाद दूंगा कि जहां सब लोग अभी भी बेखबर हैं कोरोना से, मुझे लगता है आपने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई कि आपने ये विषय रखा है, इसलिए आपका अभिनंदन। क्योंकि रोज कहीं ना कहीं परिचर्चा में बैठता हूँ, लेकिन मैं मिस कर रहा था कि इस पर परिचर्चा क्यों नहीं हो रही। बड़ी अच्छी बात है कि आपने विषय रखा। और लेकिन भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि ठीक है, हमने हाल साल की स्थितियां कुछ महीने थोड़े रिलैक्सेशन के रहे कि आप देखें 1 जून को मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद देखें, ठीक है, कई सारी गाइडलाइन में भी ढिलाई दी गई शासन की तरफ, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से देखें तो शनि फिर से कोरोना की तीसरी लहर मुहाने पर खड़ी है। तीसरी लहर के मुहाने पर हम खड़े हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से ओमिक्रॉन जो वायरस है, अभी मेरे मित्र साथी भी कह रहे थे तनवर भाई, वास्तव में इसका जो रेशो इन्फेक्शन का वो कई गुना डेल्टा उससे ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये घातक ज्यादा। लेकिन हाँ, इसमें मेरा एक कंसर्न है, देखिए बाकी तैयारियों की हम बाद में बात करेंगे लोग भाई। सबसे पहले अभी जो मैं सुन रहा था उसमें एक बात स्पष्ट कर दूं
इसका जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो अभी मध्य प्रदेश में उसकी कहीं कोई लैब नहीं, उसकी पूरे भारत में अभी एक ही लैब स्थापित हुई थी, वो कहीं असम में किसी शहर में स्थापित हुई थी और ऐसा कहा जा रहा था कि 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन आपको पता होगा 20-20 दिन हो रहे हैं लॉकिन भाई, रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि कोई भी बीमारी है या नहीं है, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएगी लॉकिन, तो बड़ा मामला उसमें बड़ा चिंताजनक हो जाता है। और दूसरी बात आप देखें, अब मैं बात करूंगा सरकार के काम में। आपने देखा पूर्व की तरह, देखिए ये देखिए राजनीतिक अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो अलग बात, लेकिन मैं हकीकत से आपको वाकिफ कराना चाहूंगा लोग। शुरुआत से आप देखें, जब से कोरोना का इस देश में प्रवेश हुआ, इस प्रदेश में प्रवेश हुआ, चाहे मोदी सरकार रही हुई या शिवराज सरकार, इन्होंने कभी कोरोना के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई। ये सदैव, जैसे जब कमलनाथ जी की सरकार थी, जब कोरोना के चलते हाउस को स्थगित करना पड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं ये कोरोना नहीं तो कांग्रेस का डराना, उन्होंने मजाक उड़ाया। शिवराज जी ने खुद कहा कि कमलनाथ जी तो ऐसे लगते हैं कोई तांत्रिक है जो कोरोना के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। उसके बाद लोकिन जी क्या हुआ, पहली लहर में हमने देखा, उसके बाद आप देखिए पहली लहर से भी इन्होंने सबक ना लेते हुए दूसरी लहर उससे कई हजार गुना घातक थी, जिसमें लाखों लोग मर चुके हैं इस प्रदेश में। और लेकिन शर्मनाक बात यह है, उसी समय हमने देखा ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मरे, कई सारी जो दवाइयों की शॉर्टेज थी, जिसमें फेविफ्लू विशेष तौर से थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन लाखों में इंजेक्शन बिका, और उसके बाद आप देखिए अस्पतालों में बेड नहीं मिले, उसके बाद अव्यवस्था और साथ में सत्ता से जुड़े लोगों ने उसकी कालाबाजारी की, ये भी हमने ऑन रिकॉर्ड देखा। उसके बाद आप देखिए शमशानों पे लंबी लंबी लाइन, वो भी हमने देखी लोकेन जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस बात का बहुत खेद है, दुख है कि सरकार ने उससे मुझे कहीं सबक लिया हुआ नहीं दिखता है। सरकार का एक ही मकसद रहा है कि बस कोरोना के नाम पर से उसके बाद जो वैक्सीनेशन हुआ, सिर्फ हम अपने बड़े बड़े होर्डिंग टंगवा लें, पेट्रोल पंप पे होर्डिंग टंगवा लें, शहर में होर्डिंग टंगवा लें कि आज हम इतना बड़ा महाअभियान कर रहे हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश तो अब लगभग सेकंड डोज करने की तरफ बढ़ रहा है ना सर, उन अभियान का फायदा तो हुआ। हाँ। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई वैक्सीनेशन हुआ है, देश में पहले भी वैक्सीनेशन होते रहे हैं। जब ये देश आजाद हुआ था, जिसमें सुई नहीं बनती थी, उसमें उस समय कुष्ठ रोग और पोलियो, हैजे जैसी बीमारियां थी, जिनमें गांव के गांव साफ हो जाते थे, प्लेग जैसी बीमारी थी। तो उसके बाद भी देखिए, मैं कहीं वैक्सीनेशन के मामले में सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकिन भाई मेरे कहने का मतलब है, जितनी एक वैक्सीन की वैल्यू या कीमत नहीं होती, उससे कई हजार लाखों के आपने देखा विज्ञापन किए गए। इसी भोपाल की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, हमने चलिए ठीक, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले राहुल अग्रवाल जी से एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। राहुल अग्रवाल जी, देखिए अभी केस थोड़े से भारत में उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं अगर ओवरऑल हम देखें, लेकिन ओमिक्रॉन को देखकर लोग ज्यादा डर रहे हैं। तो अभी हमें फोकस ओमिक्रॉन पर ज्यादा करना है या जो ओवरऑल कोरोना केसेस आ रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस अभी हमें करना है, क्योंकि है तो अंततः ये कोरोना ही। देखिए, जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि हम ये नहीं कर सकते कि ओमिक्रॉन अलग कोविड अलग है, तो कोविड ही वो, उसका कोई ना कोई म्यूटेशंस हैं वो। तो अगर वो ओमिक्रॉन नहीं है तो कोई और म्यूटेशन उसका पॉजिटिव आया है, तो आपको तो दोनों ही देख के चलने पड़ेंगे। हमारे पास जो उसके लिए सोल्यूशंस हैं, वो चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो, हम उसके एंड पे हम ये ना सोचे कि वो ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या XYZ है या बीटा है, कोई सा भी हो, सोल्यूशन हमारे पास यही है कि हम वैक्सीनेशंस पे मैक्सिमम कवरेज जाएं, पब्लिक कोविड बिहेवियर को फॉलो करें, बहुत जरूरत हो तो ही घर के बाहर निकले, मास्क लगाएं, आप तभी हम उनका कुछ कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपडेट करें। बिल्कुल, सनवर पटेल जी, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप रिएक्ट कीजिएगा, और दूसरा सवाल ये भी है सर कि वैक्सीनेशन को 100% करने का लक्ष्य हमने दिसंबर महीने में रखा था, अब 10 दिन बचे हैं केवल इस साल के, क्या उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या पूरा कर पाएंगे? क्योंकि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन अभी भी हमें करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ हद तक हमें जरूर बचाएगी, और हो सकता है कि रिसर्च पूरी हो तो ये हमें गुड न्यूज मिले कि वैक्सीनेशन कारगर है। निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, बहुत ही संवेदनशील बात कही है आपने। और देखिए, हमारे विद्वान मित्र ने कहा, बुंदेला जी ने, कि विज्ञापन देते हैं और होर्डिंग लगे रहते हैं, ये विज्ञापन ही जन जागरण है लोकेंद्र जी। हमारे विद्वान साथी को आप बताइए, इसी जन जागरण का परिणाम है कि आज देश में 137 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, मध्य प्रदेश में 9.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, और जितने पात्र लोग हैं, जितने एलिजिबल लोग हैं,
वो 100% हम दिसंबर के अंत तक पूरा करने जा रहे हैं। ये उसी जन जागरण का नतीजा है, ये हमारे हेल्थ वर्कर की मेहनत का नतीजा है। देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। देखिए, जब कोरोना आया श्रीमान, तो एक किट हमारे देश में नहीं थी, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी आएगी ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन कितनी जल्दी, और आपने कहा कि पोलियो आया, हैजा आया, मैं बोल रहा हूं काला बुखार भी आया, प्लेग भी आया, लेकिन जो वैक्सीनेशन हुआ वो सालों बाद हम दूसरों पर डिपेंड रहते थे। जो विकसित देश है, जो यूरोपियन देश है, वो अपने यहाँ वैक्सीन पूरा कर लेते थे, उसके बाद हम लाइन में लगे रहते थे, कि हमको वैक्सीन मिल जाए। अरे आज स्वदेशी वैक्सीन हमारे देश में तैयार है, और अनेक देशों को भारत ने वैक्सीनेशन देने का काम किया है। और जब भारत वैक्सीन दे रहा था तब भी कांग्रेस को तकलीफ हो रही थी, विपक्ष को तकलीफ हो रही थी। मुझे तो बुंदेला जी काफी सुलझे हुए व्यक्ति लगे, लेकिन इनकी पार्टी ने हमेशा नकारात्मकता दिखाई है। पहले वैक्सीन ना लगवाओ इस बात का भ्रम फैलाया, फिर भी जब जनता जाग गई और जनता ने वैक्सीनेशन लगवाया, तो अब इस बात की तकलीफ है कि जनता वैक्सीनेशन क्यों लगा रही है। राजस्थान में गड्ढे खुदवाकर वैक्सीनों को गाड़ दिया गया, तो उसके बावजूद नहीं, उन्होंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट को लेकर सवाल उठाए सर। और सनवर जी, अब ये बताइए आपकी जो लोग बच गए हैं, नहीं होना चाहिए, उनको कितने लोग बचे हैं आपकी नजर में, और अगले 10 दिन में टीका लगा देंगे उनको कैसे 100% हो जाएगा? फिर हमें ड्यू डेट तो देनी पड़ेगी आगे के लिए उन्हें। और जो डेटा की बात है सर, डेटा के लिए सवाल इसलिए भी है क्योंकि कुछ जिले ऐसे जहां पर 103%, 104% वैक्सीनेशन हो गया। तो एग्जैक्ट आंकड़ा क्या हम 2011 के सेंसस को लेकर चल रहे हैं, वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे हैं, ये 5.5 करोड़ का आंकड़ा जो हम लमसम लेकर चल रहे हैं, इसे कितना विश्वसनीय माना जाए? देखिए, 5.5 करोड़ पूरी तरह विश्वसनीय है, क्योंकि जो वयस्क लोग हैं, आप मध्य प्रदेश की जनता, जो हमारे बेटे बेटियां, छोटे बेटे बेटियां जो उसमें पात्र नहीं है, ऐसे बुजुर्ग लोग जो बीमारी है, जिनको बड़ी ज्यादा गंभीर बीमारी है, वो उसमें अगर पात्र नहीं है, तो उनको छोड़कर जो पात्र लोग हैं, कुछ जिलों में ज्यादा भी हो गया ना सर, तो हम कैसे तय करेंगे कि 100% जो हमने किया है वो सही आबादी को किया है, उसमें बाहर की आबादी नहीं है, दूसरे राज्यों की आबादी नहीं है? देखिए, बिल्कुल 100% अपने वैक्सीनेशन करने की और हम आगे बढ़ चुके हैं, और हम बिल्कुल आखिरी अंतिम पड़ाव पर है 100% करने के। लोकेंद्र जी, अब जो अपवाद स्वरूप अगर बाहर के व्यक्ति को ही, परिवार के और रिश्तेदार नातेदार आया और उसको भी लग गया, तो खुशी की बात है। हम तो वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हमने तो दुनिया को टीका दिया है। आज से पहले दुनिया के सामने लाइन लगा के खड़े रहते थे, साहब हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। आज हम देने की स्थिति में है। तो हमारे विद्वान साथी बुंदेला जी को और उनकी पार्टी को भी इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर उन्होंने कहा, अवनीश बुंदेला जी, मैं आता हूं। अवनीश बुंदेला जी, अभी कांग्रेस की राय में आप लोग कहते हैं कि सारी चीजें नहीं खोलनी चाहिए थी, सरकार को थोड़े एहतियात रखने चाहिए थे। आप लोग अभी क्या मानते हैं, मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए फिलहाल? क्या फिर से कुछ पाबंदियां लगाई जानी चाहिए, और क्या उस स्थिति में है कोई भी राज्य? क्योंकि सब राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को भी देख रहे हैं, उसमें चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कोई नहीं चाहता कि पाबंदियां हो। ऐसे में अगर पाबंदियां नहीं होंगी तो फिर कैसे हम लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए लोकेश जी, मैं सबसे पहले मेरी कुछ कंसर्न है और आपकी बात का जवाब, उसके बाद में सनवर की बात का जवाब दूंगा। तो मैं आपको बताऊं, ये बात सही है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि हम लॉकडाउन करना भी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। और ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कई राज्य हैं इसमें, हमारे कांग्रेस शासित राज्य भी है, गैर भाजपा कांग्रेस शासित राज्य, सबकी समस्या जस की तस एक सी है। लेकिन मेरा एक निवेदन है इसमें, क्योंकि ये प्रदेश के नाम, चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं लौट। हाँ बुंदेला जी बोलिए। सबसे पहले तो आप देखें, कोरोना कोविड की जितनी भी दवाइयां हैं, सबसे पहले तो आप उनको टैक्स के दायरे से बाहर करें, जिससे उनकी कीमत कम हो। क्योंकि कोरोना में जो सबसे ज्यादा लोग परेशान हुए हैं, आर्थिक स्तर पर टूटे, क्योंकि कोरोना का इलाज बहुत महंगा पड़ता है। आपने देखा लाखों के बिल, 10-10, 12-12 लाख के बिल बने हैं। तो मुझे लगता है कोरोना की दवाइयों को सबसे पहले तो जीएसटी और किसी भी तरह के कर से आपको बाहर करना पड़ेगा। सैनिटाइजर हो, मास्क हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो या किसी भी तरह का इंजेक्शन हो, इसको आप, मुझे लगता है ये एक क्रांतिकारी निर्णय सरकार को लेना चाहिए। इसमें कहीं कमाई की बात ना पूछे, चाहे मैं तो कहता हूं इसमें किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सबसे पहले इसको आप टेस्ट करें। और इसके बाद आप देखें, जो हम देख रहे हैं कि शादियों में जो मुझे लगता है जो पहले का जो मॉडल था ना लोकेश भाई, वो अच्छा था बीच में, कि 100 लोगों की शादियां हो, 100 लोग उसमें मेहमान रहे। तो अब क्या हो रहा है, शादियों में आप देखें गैदरिंग बहुत हो रही है।
500-600 की गैदरिंग हो रही है, उसमें भी आप देखें उस तरह से शादियों में कोरोना गाइडलाइन काफी हद तक खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो उसमें देखो मुझे लगता है बड़े बड़े जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। जो आप करें, मैं कहूँ वो भी आवश्यक है, 100-200 लोग बहुत होते हैं, लेकिन अभी भी जो हो रहा है 500-1000 के कई बड़े आयोजन, राजनीतिक आयोजन जो बड़े बड़े होते हैं, मैं तो कहता हूँ चाहे कांग्रेस पार्टी हो भाजपा हो, इस पर भी पार्टियों को बैठकर विचार करना चाहिए, गाइडलाइन बनानी चाहिए, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन तो बनी थी सर, गाइडलाइन तो थी गृह मंत्रालय की, जब तक ये सब कुछ फ्री नहीं किया गया था उससे पहले तक थी कि गाइडलाइंस कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ये लिखित में था। लेकिन उसके बावजूद चुनाव भी हुए, रैलियां भी हुई, इस प्रदेश में सब हुआ और ये कहा गया नेताओं की तरफ से हमारा तो काम है ये, इस पर चुनाव आयोग देखे, ये जवाब आते थे उस वक्त कि हमारा काम है, हम घर कैसे बैठ जाएं। तो राजनीतिक लोग भी बैठना नहीं चाहते हैं, दिक्कत तो यही है। हमारे साथ राहुल अग्रवाल जी हैं। राहुल अग्रवाल जी, सवाल ये कि इसमें दो धड़े बढ़ जाते हैं। एक धड़ा ये कहता है कि अब लॉकडाउन मत लगाइए, बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानियां देखनी पड़ती हैं, और दूसरा सोच ये है कि बिना पाबंदी के भारत में बहुत मुश्किल है कि लोग जो इसका प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें या मास गैदरिंग ना करें, तो बहुत मुश्किल है। उसमें चाहे हमारे नेता हो, आम लोगों, कोई भी शामिल हो, कहीं पर भी पूरी तरीके से गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। तो बीच का रास्ता कोई हो सकता है क्या इसमें? इसका बीच का मुझे नहीं लगता अपने देश में कोई भी बीच का रास्ता, अपने या किसी भी देश में, क्योंकि अगर आप दुबई जैसे शहर में देश में भी देखें तो पाबंदी लगी तभी उतनी स्ट्रिक्टनेस आ पाई। किसी भी जिस भी कंट्री में हुआ है पाबंदी लगी है तभी स्ट्रिक्टनेस आ पाई है। अपने यहाँ एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस वैसे भी कम है, तो वो चीज फॉलो हो पाए, और पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं ज्यादा है तो वो चीज फॉलो हो पाए मुश्किल है। पब्लिक को ये समझना होगा कि अगर वो कोविड बिहेवियर फॉलो नहीं करेगी तो पाबंदी लगानी पड़ेगी सरकार को, और उससे अल्टीमेटली पब्लिक और सरकार दोनों का नुकसान है। लेकिन अगर वो नहीं लगाती है तो भी जो मेडिकल बर्डन आएगा, हेल्थ बर्डन आएगा, और उसके साथ जो आर्थिक बर्डन आएगा वो भी कहीं ज्यादा है। जिस फैमिली के लोग खो चुके हैं, जिनके सेकेंड वेव में नियर एंड डियर वंस खोए हैं, उनसे पूछिए कि अगर उन्होंने पाबंदी लगी होती, शायद पाबंदी को उन्होंने फॉलो किया होता, तो आज उनके साथ वाले साथ में होते, कहीं आर्थिक लॉस से कहीं ज्यादा बड़ा लॉस है वो जो हुआ। राहुल जी, एक सोच इसमें और है ये कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जब हम एक ही बीमारी पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो फिर जो हमारा बच्चों का टीकाकरण अभियान है वो कहीं पीछे छूट जाता है, और मरीज हैं उनको समय नहीं मिल पाता अस्पतालों में, क्योंकि सारा कोरोना को ही डेडिकेटेड कर दिया जाता है, और इससे भी बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है। तो इससे सरकार कैसे छुटकारा पा सकती है कि कोविड पर भी ध्यान रखा जाए और जो लोग हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जाए? सर 20 सेकंड में प्लीज इसको कंप्लीट कीजिएगा, समय कम। देखिए, कोविड बच्चों का टीकाकरण अभियान तो मेरे हिसाब से बच्चों का टीकाकरण अभियान तो मेरे हिसाब से डिस्टर्ब नहीं हुआ था। बीच में डेंगू के भी केसेस बहुत आए, चीजों के केसेस बहुत आए जो अच्छे से हैंडल किए गए, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर कोविड के केसेस बढ़ जाएंगे कि जो जैसे लास्ट टाइम देखा गया था कि बेड ही नहीं मिल रहे थे, तो चलिए ठीक है सर, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, लेकिन एहतियात बरतने होंगे। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।